नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है तथा उनकी कहानियों में सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित कर रहे हैं, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इस कहानी में लेखक एक छोटे से कस्बे के बारे में बता रहे हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक बड़े और बच्चों तक की देशभक्ति और देश निर्माण की भावना को बता रहे हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें कुछ ही पक्के मकान, एक छोटा बाजार और लड़कों तथा लड़कियों का एक स्कूल था। यहाँ एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। शायद अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और उपलब्ध बजट कम होने के कारण किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर शायद मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मूर्ति संगमरमर की थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। लेकिन नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने मूर्ति को देखा और उनके चेहरे पर सराहनीय मुस्कान फैल गई। वे सोचने लगे, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। सोचते हुए हालदार साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब की प्रश्नात्मकता और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार
फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार हालदार साहब ने पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब समझ नहीं पाए और पूछा, क्यों चेंज कर देता है? पान वाला बोला, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो वो उसको मूर्ति वाला चश्मा देकर मूर्ति पर दूसरा चश्मा बैठा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है, तो वो मूर्ति से फ्रेम उसे देकर नेताजी को नया फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला फिर पान थूक कर बोला, मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब चकित होकर सोचने लगे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुककर पीछे मुड़े और पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। हालदार साहब पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाला इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। फिर एक बार हालदार साहब वहां से गुजरे तो मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, और अगली बार भी जब वह वहां आए तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास होकर अपनी धोती से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। वह 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। उन्होंने सोचा, आज वहां नहीं रुकेंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं,
आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। उन्होंने ऐसा देखा कि चीखे, रोको! जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ गए और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। विश्लेषण। आइए अब इस कहानी का हम गहराई से विश्लेषण करें। मुख्य भाव। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी किसी भी वर्ग के हृदय में बसी देशभक्ति के भाव को बता रहे हैं। मुख्य बिंदु। हालदार साहब हर 15 दिन में एक छोटे से कस्बे से गुजरा करते थे। कस्बे में एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, जिसका चश्मा हर बार नया होता था। जब हालदार साहब को ये पता चला कि एक कैप्टन चश्मे वाला है जो चश्मा बदल देता है, तो यह जानकर उन्हें उसके देशभक्ति के भाव का पता चला। लेकिन कैप्टन के मर जाने के बाद मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, जिससे हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। लेकिन एक दिन जब वो उस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर कि आज भी लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना है, हालदार साहब की आंखें भर आईं। इस कहानी से यह बताने की कोशिश की गई है कि हम देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों की कोई इज्जत नहीं करते, लेकिन बच्चों ने कैप्टन की भावनाओं को समझा और नेताजी की आंखों पर नया चश्मा लगा दिया। निपात। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। आइए अब पाठ में आए वाक्यों में निपात शब्द का प्रयोग देखते हैं। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। वाच्य। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। इन वाक्यों में बच्चा, घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है। अतः खेलता है, भागता है, ये कर्तृवाच्य हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं,
जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इन वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य उदाहरण हैं। आइए अब पाठ में आए वाक्यों का कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। आइए अब वाक्यों का भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। मां बैठ नहीं सकती का भाववाच्य में परिवर्तन होगा। मां से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती का भाववाच्य में परिवर्तन होगा। मुझसे देखा नहीं जाता। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no